अर्जुन जी के पास जाएंगे हम। ढोल साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, बाद में जनता को क्यों कंफ्यूज किया जाता है? अगर किसी के खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है और उन्हीं के साथ फिर गठबंधन हो जाए तो क्या ये एथिकली गलत नहीं है? क्या राजनीतिक तौर पर तो तमाम चीजें ठीक है? देखिए, दो तरह के गठबंधन किए जाते हैं, एक प्री पोल और एक पोस्ट पोल। तो जो प्री पोल अलायंस किए जाते हैं उसमें क्या होता है कि मैनिफेस्टो और उसमें दोनों का एक साझा संकल्प पत्र आता है और एक एजेंडा होता है कि हम दोनों या तीनों पार्टियां मिल करके ये काम करेंगे। और पोस्ट पोल आफ्टर नतीजों के परिणाम के बाद जो किया जाता है वो उस वक्त के हालात की मजबूरी। और ढोल साहब, आपको एक बार फिर एक और बड़ा अपडेट है हमारे पास इस वक्त का। बड़ी खबर एक और, लोकसभा चुनाव में नतीजे आने का सिलसिला जारी है। चरखी दादरी और बाढ़रा में पहले राउंड का आंकड़ा सामने आ गया है। देखते हैं कि यहाँ क्या है शुरुआती रुझान। भिवानी मेंढीगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह पहले राउंड में आगे चल रहे हैं। चरखी दादरी और बाढ़रा में पहले राउंड में आगे धर्मवीर सिंह। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मौजूदा सांसद हैं और एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। ये भिवानी मेंढीगढ़ लोकसभा सीट से बड़ा अपडेट हमने दिया। ढोल साहब, एक और खुशखबरी थी आपके लिए, शुरुआती रुझान है हालांकि, अब अपनी बात पूरी करें। मुमताज, जैसे मैं बता रहा था कि बाद का जब चुनाव परिणामों के बाद का जो अलायंस होता है वो एक स्थायी सरकार देने के लिए, क्योंकि उस वक्त किसी प्रदेश की सरकार ने या केंद्र की सरकार को किसी भी रूप में मतदाताओं ने पूरी तरह से एक ना मानते हुए उन पर पूरा निर्णय सुना देते हैं कि भाई आप अकेले नहीं कर पाओगे या हमने आपको सक्षम नहीं माना है। उसके बाद जहां उन पार्टियों को लेकर के सिमिलर विचारधारा, जैसे हमारी अगर आप बात करोगे तो जब पार्टी हमारी प्रांत में छोटी होती थी तो हम लोगों ने सेकंड पार्टनर के तौर पर काम किया है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल जी के साथ। और पंजाब में हमने काम किया सुखबीर बादल जी की पार्टी के साथ, प्रकाश सिंह बादल जी की पार्टी के साथ, शिरोमणि अकाली दल के साथ। पर उस वक्त हमारे अलायंसेस जो होते थे वो प्री पोल अलायंस होते थे। इस बार जो अलायंस किया हमने वो पोस्ट पोल अलायंस था और उसमें यह था कि भाई क्लियर मैंडेट ना हमें आया। एक बार बड़ी खबर इस वक्त की हमें मिल रही है यहाँ। ढोल साहब, एक बार फिर आपको रोकेंगे, देखते हैं ये बड़ा अपडेट कहां से आया है। भिवानी विधानसभा से राव दान सिंह आगे चल रहे हैं। भिवानी मेंढीगढ़ लोकसभा सीट के हवाले से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। भिवानी विधानसभा में राव दान सिंह 888 वोटों से आगे। तो ढोल साहब, ये लोकसभा में भी विधानसभा का अलग से नतीजा हमने बताया, राव दान सिंह आगे हैं 888 वोटों से इस विधानसभा में। जी, आपकी बात पूरी हो गई? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा था कि जैसे इस बार जब हमारे विधानसभा के चुनाव हुए और उन विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आए उसमें पूर्ण रूप से बहुमत ना कांग्रेस को मिला ना भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो उसमें एक सहयोगी की जरूरत थी। तो हमारे विचार पहले काफी हद तक मिले हैं और हमने उनके साथ सहयोगी के तौर पर, पहले हम सहयोगी होते थे उनके छोटे अलायंस पार्टनर, आज वो अलायंस छोटे पार्टनर है क्योंकि जनता ने हमें बड़ा बनाया। अब जनता ने हमें बड़ा बनाया तो हमने उनको साथ लिया और 4.5 साल सरकार चलाई। बाद में जब कुछ रहा, जब इन चुनावों को लेकर के कुछ बातें फिर बढ़ी तो हमारे अलायंस पार्टनर ने हमारे को ये कहा कि हमारे को लोकसभा में अलायंस ले लो, तो हमारे को अलायंस की जरूरत थी नहीं, तो उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया और हम अलायंस के बिना हरियाणा में अपना चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में गए। आज जो इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी है, क्योंकि उनका जनाधार जो है वो थोड़ा बहुत विधानसभा में, लोकसभा में तो उनका कभी रहा ही नहीं अकेले तौर पर। कभी भी जब उनको जीत के आए, वो जब भी कभी लोकसभा में सीटें जीते हैं तो हमारे सहयोग से जीते, हमारे अलायंस से जीते हैं। चाहे वो 5-5 की सरकार, एक बार जब हमारी ऊपर अटल जी की सरकार बनी थी तब भी हमारी 10 आई थी, 5 इंडियन नेशनल लोकदल की आई थी और 5 बीजेपी की आई थी। तो आज दोनों को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जरूर मतदान मिलेगा और लोग उनको पसंद करते हैं। उनका एक अपना छोटा सा एक वोट बैंक है जिसके सहारे पर वो राजनीति करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में तो ना इंडियन नेशनल लोकदल कहीं है। फिर आपको जरूरत पड़ सकती है नहीं, विधानसभा की बात करेंगे ना, आज तो हम लोकसभा पे हैं। और मेरे जो एक और चीज में
डुल साहब फिर आएंगे ना आपके पास, मुझे अर्जुन जी के पास जाना है। अर्जुन सुडर साहब, इससे पहले भी मैंने अपना सवाल आपके सामने रखा था, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी उस वक्त। क्या आप सुन सकते हैं मुझे अभी? जी जी सुन पा रहा हूँ। सुडर साहब, हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि जब पोस्ट वोटिंग हम अलायंस करती हैं राजनीतिक पार्टियां, उस वक्त तो उससे पहले जनता को नहीं पता होता कि जिसके खिलाफ उन्होंने मैंडेट दिया है और उन्हीं के साथ मिलकर उनके नेता सरकार बना लेंगे। उनके नेता से मेरी मुराद है कि जिनको उन्होंने वोट किया था। क्या आपको नहीं लगता है कि फिर या तो हम एथिक्स की बात ना करें राजनीति में, या तो हम असूलों की बात ना करें, या फिर जिसको जिसके साथ जाना है वो जनता को कम से कम पहले पता हो, ताकि वो उस हिसाब से अपने दिल और दिमाग में क्लियर करके जाएं कि उनको वोट किसको करना है, कैसे करना है, किस बुनियाद पर करना है, किस विचारधारा पर करना है। जी देखिए, बिल्कुल सरासर जो जनता वोट करती है अपने नेताओं को, उनके लिए बहुत बड़ा एक धोखा कह लीजिए इस बात को, ये बहुत बड़ा धोखा उनके साथ हो जाता है। क्योंकि उन्होंने तो अब पिछली बार आप देखिए, अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जेजेपी को मैंडेट दे दिया, जेजेपी को लोगों ने वोट डाल दी, और वही जेजेपी जो बीजेपी को जमुना पार की बातें करती थी, उनकी गोदी में बैठकर 4.5 साल मलाई खाने का काम किया, अनेकों घोटाले करने का काम किया, और ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये लोगों की जो वोट देते हैं उसको नकार करके, उनको पीछे निकाल करके सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने का काम करते हैं। और यही हमारे हरियाणा प्रदेश में पिछले 4.5 साल से आप देख रहे हैं। अब कहीं जाकर के जब एक भ्रष्टाचार की अति हो गई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने लोगों को, पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया मिल करके। चलो, एक तो बिल्कुल ये ठीक थी कि जेजेपी को तो बाहर का रास्ता दिखाना था, लेकिन मुख्यमंत्री का बदलना भी प्रदेश के लिए बहुत एक बड़ी बात हो सकती। थोड़ा सा मैं अभी विधानसभा के चुनाव में बता था, तो मुख्यमंत्री का बदलना भी कहीं ना कहीं लोगों को एक ये सिखा करके कि हमने मुख्यमंत्री बदल दिया है, हमें वोट कीजिए। और यही सबसे बड़ा कि हमने एक गलत मुख्यमंत्री, जहां पे भ्रष्टाचार हुआ, उसको हमने हटा दिया। लोगों के वो सहानुभूति लेना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, तो इस तरह की ये लोगों के साथ गलत होता है, ऐसा समझौता नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिम्पल जी कुछ कहना चाहती हैं, मुझे लगता है आप आएंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है हमें, और फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं किस लोकसभा से बड़ा भेंट मिल रहा है। हिसार सीट से बीजेपी के रणजीत सिंह आगे चल रहे हैं। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से शुरुआती रुझान आपको दे रहे हैं। इधर भिवानी से कांग्रेस के राव दान सिंह आगे चल रहे हैं, और अंबाला से कांग्रेस के वरुण मुलाना अब आगे हुए हैं। बंतो कटारिया पीछे हो गई हैं, वरुण मुलाना आगे हो गए अंबाला से। कुरुक्षेत्र से गठबंधन के सुशील गुप्ता पहले की तरह अब भी आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है नतीजों के। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं। बड़े अपडेट आपको लगातार पहुंचा रहे हैं हरियाणा के हवाले से। सिरसा से कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी सैलजा आगे, और गुरुग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर पीछे हैं। तो रिम्पल जी, आ रही हूं आपके पास। ये जो मैंने अभी जल्दी तमाम ब्रेकिंग्स अपने दर्शकों को बताई हैं, ये कांग्रेस के लिए कहीं कुछ अच्छी खबरें लेकर आई हैं। बीजेपी की बंतो कटारिया पीछे हो गई हैं, डुल साहब। रिम्पल जी 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 मुमताज, मैं बस आपके 30 सेकंड लूंगी। बस ये जो बार बार मैं सुनती आ रही हूँ, ये जो जिस तरह की जो लैंग्वेज है ये INLD की तरफ से यूज की जाती है, ये मलाई खाना, और माफ कीजिएगा रिम्पल जी, फिर एक बार रोकते हैं आपको। एक और बड़ा अपडेट है हमारे पास, देखते हैं क्या कह रहे हैं नतीजे इस वक्त के। करनाल उपचुनाव का भी रुझान सामने आ गया है। करनाल उपचुनाव पर देखते हैं क्या रुझान है। मुख्यमंत्री नायब सैनी करीब 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने सरदार त्रिलोचन सिंह को यहां मैदान में उतारा था। करनाल विधानसभा के उपचुनाव का भी रुझान सामने आया। मुख्यमंत्री नायब सैनी करीब 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रिम्पल जी अपनी बात पूरी करें। जी जी मुमताज, ये जो लैंग्वेज 4.5 साल से मैं सुनती आ रही हूँ, मलाई खा रहे हैं, गोद में बैठ गए हैं, देखिए इस तरह की लैंग्वेज से इत्तेफाक नहीं रखती मैं। जब तक ये लैंग्वेज ये यूज करेंगे, इनका मेच्योरिटी का लेवल पता चलता है कि कितने मेच्योर पॉलिटिशियंस हैं ये। और उसकी हम बात पहले भी काफी बार शायद आपके चैनल पे भी और बाकी चैनल पे भी मैं कह चुकी हूँ
कि इस तरह की मैच्योरिटी है इनके लीडर्स में कि एक सीट है, कभी उसको छोड़ देते हैं, कभी उस पर दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं। ये कोई मैच्योर पॉलिटिशियंस वाली बात नहीं है। इस बात को कब तक ये करते रहेंगे मुझे नहीं पता है, कब तक ये लांछन लगाते रहेंगे। सिर्फ एलिगेशन है इनके पास लगाने के लिए, और एक्चुअली इनको भी पता है कि धरातल पे कुछ भी नहीं है इनकी बातों को प्रूव करने के लिए। नहीं तो आपको लगता है कि फिर सही वक्त पर आप लोगों ने सरकार का साथ छोड़ा? आपको लगा नहीं कि फिर जवाबदेही तय होगी आप लोगों की भी? देखिए, जहां तक सरकार का साथ छोड़ने की बात है, ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब खुद से समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है। हमने कभी भी कुछ छुपाया नहीं है, ओपन रही है ये सारी बात कि जिन 2 सीटों पे गठबंधन की बात हुई थी एनडीए के मेंबर रहते समय हमारी, वो 2 सीटें हमें नहीं मिल पाई हैं जो हम चाहते थे। और साथ ही साथ फिर उसके बाद कुछ और भी वो लंबी चौड़ी जो आपको पता है कि क्या वादा किया गया था कि आपसे रही है एनडीए में रहते हुए कि वो 2 बीजेपी के सीटें दी लीडर्स के जाएंगी बीच आपको? में? ये प्रॉमिस किया गया था रिम्पल जी आप लोगों से कि 2 सीटें दी जाएंगी लोकसभा में आप लोगों को? नहीं, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं था। पर जिस दिन ये बातचीत चली है बीजेपी के साथ, और एज एनडीए के मेंबर, जो ये कहा जा रहा है कि एनडीए के इनको जरूरत नहीं थी या जो भी है, पर एनडीए के मेंबर के तौर पे एनडीए की मीटिंग्स में पहले। ठीक है रिम्पल जी, आएंगे अपने मेहमानों के पास। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। देखते हैं कहां से बड़ी खबर है। करनाल लोकसभा सीट पर भी कड़ा और दिलचस्प मुकाबला है। यहां देखते हैं रुझान क्या कहते हैं। यहां पानीपत विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। समालखा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा आगे हैं। तो करनाल लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला है। नतीजा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो यहां शुरुआती रुझान देखकर तो यही लगता है। वापस लौटेंगे अपनी चर्चा पर। अर्जुन सुडैल साहब, मुझे लगता है किसी बात से ना इत्तेफाकी है आपको रिम्पल जी की। कुछ कहना चाहते हैं आप? अब मलाई खाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आज इनको याद आ गई है प्रदेश के, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। तो ये याद पहले क्यों नहीं आई? जब प्रदेश के लोगों के साथ गलत हो रहा था, किसानों के साथ गलत हो रहा था, तब तो कहीं जाकर इन्होंने कुछ नहीं किया। तब तो बैठे थे ना, गोद में ही बैठे थे ना। तो क्या कहेंगे बताइए आप? प्रदेश की जनता के लिए आज इनके प्रदेश के मुद्दे याद आ रहे हैं। आज सारा कुछ याद आ गया है 4.5 साल में। तो याद ये पहले क्यों नहीं आई? पहले भी तो यही चल रहा था प्रदेश में। पहले कौन सा कुछ काज हो रहा था? तो प्रदेश के मुद्दे एक ना बुला करके सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मलाई ही खाने का काम किया। मैं बार बार कहूंगा। और रही हमारे नेता की बात, हमने तो जनता ने कहा कि किसानों के बीच में आओ, इस्तीफा देकर जो आएगा उनका स्वागत है। हमने किसानों के कहने पर 1 मिनट से पहले इस्तीफा देकर के किसानों के साथ खड़ा होने का काम किया। इसी तरह कोई भी सरपंचों के साथ हम खड़े हुए, खिलाड़ियों के साथ हम खड़े हुए। ये लोग कहाँ थे जब 750 से ज्यादा किसान शहीद हो रहे थे? प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे थे। हमने पैदल यात्रा करी, हमने ट्रैक्टर यात्रा करी, किसानों के बीच में जाकर किसानों के साथ इस्तीफा देकर खड़े होने का काम किया। ये लोग तब याद नहीं है इनको किसानों की। आज इनको किसान भी याद आ रहे हैं, सरपंच भी याद आ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मलाई खाना ही था। और इससे पहले भी अगर हम बात करें, उनको जमुना पार की बात करते थे, उनके खिलाफ बोलने का काम करते थे, और फिर जाकर के उनके साथ सरकार में बैठ गए। तो ये इससे इत्तेफाक नहीं रखना तो ना रखें। जो सच्चाई है प्रदेश के लोग जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, पूरा देश जानता है। जी वीरेंद्र शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं आप ही के पास आने वाली थी तमाम मुद्दों को लेकर। आएंगे आपके पास। बड़ी खबर एक और हमें मिल रही है। देखते हैं किस चीज से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है हमें। अपने दर्शकों तक एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं हम नतीजों के हवाले से। आज मां कवरेज लेकर हाजिर। अंबाला लोकसभा सीट के रुझान को लेकर बड़ा अपडेट है। यहाँ यमुनानगर में पहले राउंड के रुझान सामने आ गए हैं। अंबाला लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। यमुनानगर में कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण मुलाना आगे हैं। अंबाला लोकसभा सीट पर बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझान में यहां यमुनानगर से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना आगे हो गए। वीरेंद्र शर्मा जी। जी मैं आपको ये कह रहा था कि हरियाणा में 7 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। अब मैं मेरी बहन जी को बड़ी शालीनता से बताना चाहता हूं कि बहन कि इलेक्शन के बाद में जो हम लोग अलायंस करें, उसमें ये होता है कि दोबारा से इलेक्शन ना हो, जनता का टाइम और पैसा वेस्ट ना हो।
उसी दौर में आपकी एक नैतिकता ये भी बनती है कि जो आपने अलायंस करने से पहले, चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर के जो आपने अपने कमिटमेंट किए थे जनता के लिए, आपने तो ये कहा था कि बीजेपी को यमुना पार करेंगे। बीजेपी की आपने जितनी निंदा की थी, उसके बाद आप उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि नैतिकता ये भी होती है कि देश का पैसा बचे, लोगों का समय बचे, वो भी एक नैतिकता होती है। लेकिन उससे बड़ी नैतिकता तब थी जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आए। आपने महिलाओं के लिए एक शब्द बोलने की कोशिश नहीं की। महिलाओं को इतना बदतर तरीके से प्रताड़ित किया गया, जंतर मंतर पे दिल्ली में जाकर के उन महिलाओं खिलाड़ियों ने, जिसको हरियाणा प्रदेश की एक भूमि बोला जाता है कि वहां से महिलाओं का, खिलाड़ियों का बड़ा मान सम्मान किया जाता है, तो वहां जब आपके नेता एक शब्द नहीं बोलते हैं तो वो जनता देखती है कि आप लोगों ने उस सरकार से साथ बैठ करके आपने सारी नैतिकता की हदें पार कर दी कि आपने एक शब्द तक नहीं बोला। उसके बाद जिसको किसान और कमेरा वर्ग के आप हितैषी कहते हैं, हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी के आप उसको वारिस कहते हैं, और जो ये किसानों के मसीहा थे, एक नेता इतने बड़े थे, उसके बावजूद आप लोगों ने किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोला। और आप एक विधायक ने कहा कि 11 के 11 महकमे ले जाते हैं और पूरा का पूरा सारा सब कुछ आप ही वो कर लेते हैं। तो अब 11 महकमों को एक बार आपने कब्जा कर लिया, एक शब्द किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अग्निवीर जैसी एक ऐसी बेहूदी स्कीम जो लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 4 साल में आप रिटायरमेंट दे देंगे। आपका विधायक, आपका एमपी, आपका सांसद 5 साल तक वो बैठेगा सत्ता के अंदर, और एक सैनिक को आप 4 साल में रिटायरमेंट दे देंगे। आपके सवाल रखेंगे रिंपल जी के सामने वीरेंद्र शर्मा जी। बड़ा अपडेट एक और इस वक्त का हमें मिल रहा है, देखते हैं किस सीट के हवाले से। करनाल लोकसभा सीट पर बड़ा अपडेट है हमारे पास अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें आपको कि करनाल लोकसभा सीट पर पहले राउंड के रुझान सामने आ गए हैं। देखते क्या रहा। पानीपत शहरी विधानसभा में मनोहर लाल 7,314 वोट से आगे। कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा पानीपत शहरी सीट पर पीछे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है करनाल लोकसभा सीट पर। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत शहरी सीट से आगे चल रहे हैं। यहां पर वीरेंद्र जी, आपके सवाल मुझे उम्मीद है पहुंच गए होंगे रिंपल जी के पास। रिंपल जी, क्यों नहीं उस वक्त आप लोगों ने उसूलों की राजनीति की, किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर? क्यों नहीं अभय चौटाला की तरह इस्तीफा दे दिया, ताकि जनता के दिल में तो यकीन पुख्ता होता कि आप उन्हीं के लिए आए हैं राजनीति में, उन्हीं के लिए सरकार में भी आ गए थे? मैं दे रही हूँ इसका जवाब। मुमताज जी, मुझे लगता है कि ये लोग, इन लोगों को थोड़ी इनकी मेमोरी जॉग करनी पड़ेगी। इनको ये सबसे पहले बता दें कि हमारे नेताओं ने पहले दिन से महिला रेसलर्स ने जब प्रोटेस्ट किया, पहले दिन से ये कहा था कि हम रेसलर्स के साथ हैं, और उन्हीं रेसलर्स के लिए जो भी ये मुद्दे उठा रहे हैं, ये वो मुद्दे उठा रहे हैं जो सेंटर के मुद्दे हैं। मुझे एक बात बताइए कि इसमें स्टेट का रोल क्या था? एज स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट रहने का, इसमें आप क्या करते अगर आप होते? तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल था? कम से कम जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति की बात है, वहां तक ओपनली हमारे लीडर्स ने ये कहा। देखिए, जहां तक राजनीति की बात है, ओपनली हमारे लीडर्स ने कहा कि हम महिला रेसलर्स के साथ हैं, उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप लोगों में से कोई गया था उनसे मिलने के लिए? पहले दिन से आपके यहाँ से कोई गया था कि महिला रेसलर्स से मुलाकात के लिए कोई पहुंचा था? आपका नेता कोई? कैसे साथ थे आप? जी, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दिग्विजय चौटाला जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। पहले दिन से उनका यही था कि और दूसरी बात, फार्मर प्रोटेस्ट में भी फार्मर्स ने साफ साफ कहा था कि हमें यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। पर फिर भी उसके बाद भी हमारे लीडर्स ने ये कहा था कि क्योंकि हम हरियाणा में बीजेपी के साथी हैं, तो इसी के चलते हुए हमारे लीडर्स ने कहा था, दुष्यंत जी ने भी कहा था कि मीडिएशन के लिए किसानों और सेंटर के बीच में मीडिएशन के लिए हम तैयार हैं। और इसी के चलते हुए काफी सारी मीटिंग्स का दौर रहा है। दुष्यंत जी जो हैं वो अमित शाह जी से भी मिले हैं, दुष्यंत जी जो हैं जेपी नड्डा जी से भी मिले हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग्स की, सिर्फ इसके चलते हुए। किसानों से नहीं तो मिले? ये कह देना कि एक शब्द नहीं कहा, या हमारी किसानों से बस नहीं आई, या हमारे जी वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं आप? ये भी गलत है। ठीक है, अर्जुन जी आपके पास भी आती हूँ मैं, वीरेंद्र जी से पूछ लेती हूँ क्या कह रहे हैं। कि जैसे आपने अपनी 2 लोकसभा सीट की डिमांड के लिए आपने अलायंस तोड़ लिया, आपने दोनों पार्टियों को अपना अलग अलग वो कर लिया,
अच्छा होता कि आप महिलाओं के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी से अपना समझौता तोड़ लेते और हरियाणा में आपकी छवि बनती। आप वो समझौता तोड़ने का काम कर सकते थे, जो आपने नहीं किया। ठीक है, अर्जुन सुडैल साहब, आप क्या कह रहे हैं? साथी कह रहे थे कि ये केंद्र सरकार के मुद्दे हैं, केंद्र के दोनों मुद्दे रहे हैं, चाहे वो किसान का रहा हो चाहे वो खिलाड़ियों का रहा। वो लोग कहाँ के थे? किसान कहाँ के थे? हरियाणा के ज्यादातर किसान थे, पंजाब का किसान था। और खिलाड़ी कहाँ के थे? इन लोगों ने वोटें दी थी आप लोगों को। तो क्या जो लोग केंद्र में मुद्दा है और लोग वो हरियाणा के हैं, क्या उनके लिए कोई खड़ा होना गलत है? ये उनके साथ खड़े हो जाते तो क्या हो जाता? आज सबकी याद आ जाती है सबको। रिम्पल जी, अब बताइए, बड़ा डिसीजन उस वक्त क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? जी, एक बार फिर से मुमताज, फिर से मैं वही दोहराऊंगी कि देखिए, जब कैंडिडेट कोई कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीतता है, उसको वोट मिलते हैं, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करने की। बार बार बेसिक्स पे जाना पड़ रहा है मुझे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी कैंडिडेट पे रहती है। ये रोक रहे हैं आपको, बड़ा ब्रेक एक और हमें मिल रहा है, बड़ी खबर है एक और इस वक्त की। देखते हैं किस सीट के हवाले से ये बड़ी खबर मिलने जा रही है। उत्तराखंड की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे। 5 सीटें उत्तराखंड में लोकसभा की, जिनमें 4 सीटों पर बीजेपी आगे है। शुरुआती रुझान उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर भी हमारे पास इस और अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं किस सीट के हवाले से ये रिजल्ट अपडेट है इस वक्त का सबसे बड़ा। वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती रुझानों में पीछे हैं। इलेक्शन कमीशन के शुरुआती रुझान में पीएम मोदी पीछे हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हैं। अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट दिया हमने रिम्पल सोई जी। आप बताइए, अपनी बात मुकम्मल करें। ढोल साहब, बहुत देर से मुझे लगता है आप किसी हिसाब किताब में लगे होते, आऊंगे आपके पास। रिम्पल जी की बात पूरी कर लेते हैं। जी मुमताज, मैं वही कह रही हूँ कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हरियाणा के पब्लिक की तरफ थी, और मैं ये आज भी मानती हूँ कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे नेताओं ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और उनकी बात को हम आगे सेंटर तक भी लेके गए हैं, सेंटर के लीडरशिप तक भी लेके गए हैं। स्टेट में भी जो काम हमने अपनी मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए थे उनको भी पूरा करने की हमने पूरी कोशिश की है। चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर 50% महिलाओं की हिस्सेदारी हो, चाहे वो राशन डिपोज में महिलाओं की हिस्सेदारी हो, और भी जो बाकी हमारी प्रोमिसेस थी हमने उनको पूरा करने की कोशिश की है। और 4.5 साल तक हमने मजबूती से अपनी रिप्रेजेंटेशन। अर्जुन साहब, आप क्या कह रहे हैं? फिर मुझे ढोल साहब के पास जाना है। देखिए, रिम्पल जी कह रहे हैं कि हमने निभाए हैं और 4.5 साल हमने जनता के लिए काम किया। अगर इतना अच्छा काम किया होता और इतने लोगों के लिए इतने अपने वादे पूरे किए होते तो आज गांव में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं। और कुल मिलाकर लास्ट में एक बात ये आई कि कहीं पर भी एक बस्ता तक बाहर बीजेपी का किसी गांव में नजर नहीं आया, कोई टेंट नजर नहीं आया, कोई बूथ के बाहर कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया। तो ये हालात अपने आप बता रहे हैं कि क्या किया था जनता के लिए। ठीक है, कृष्ण ढोल साहब, आप बहुत देर से खामोश भी थे, किसी गहरी चिंता में लग रहे थे या फिर कोई बड़ा हिसाब लगा रहे थे, जानेंगे आपसे। लेकिन बड़ा अपडेट एक और हमें मिल रहा है यहाँ पर। बड़ी खबर इस वक्त की, देखते हैं किस सीट से है, क्या अपडेट है हमारे पास शुरुआती रुझानों को लेकर। अंबाला लोकसभा सीट पर वरुण मुलाना आगे चल रहे हैं। वरुण मुलाना 4000 से ज्यादा वोटों से आगे है इस वक्त। अंबाला लोकसभा सीट के हवाले से बात कर रहे हैं आपको। बीजेपी के उम्मीदवार बंतु कटारिया यहाँ पीछे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार वरुण मुलाना 4000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। कृष्ण ढोल साहब, लौटेंगे चर्चाओं पर जी। अभी तक के शुरुआती रुझानों पर क्या कहेंगे ढोल साहब आप? प्रधानमंत्री पीछे हैं वाराणसी में शुरुआती रुझानों में। हाँ, देखिए मुमताज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व के परिणाम जब आ रहे हैं तो जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है जो हमारा मुकाबला कर। माफ कीजिएगा ढोल साहब, फिर रोक रहे हैं आपको यहाँ।
बड़ा अपडेट है, एक और बड़ी खबर दे रहे हैं। अपनी तरीके से मनगढ़ंत इसकी तैयारी कराकर जनता को भ्रमित करने के लिए और मानसिक दबाव बनाने के लिए दिखाया गया था। निश्चित तौर से जो जमीन पर ग्राउंड रियलिटी है उससे हम लोग जुड़े हैं और उसकी जानकारी में इंडिया गठबंधन निश्चित तौर से मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर मैंने कहा प्रत्याशित परिणाम देगा। वो देखिए सामने आ रहा है, देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है और काशी भी हम लोग जीतेंगे, बनारस भी हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को आपने सुना। इस बीच बड़ा अपडेट एक और दे रहे अपने दर्शकों को। अमेठी लोकसभा सीट से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट है, अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी पीछे है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पीछे हैं। शुरुआती रुझानों में अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल आगे। अमेठी लोकसभा सीट से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2 हॉट सीटों के शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं जो फिलहाल बीजेपी को मायूस कर रहे हैं। आगे देखते हैं नतीजे क्या होंगे, लेकिन फिलहाल स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट पर पीछे हैं, कांग्रेस के किशोरी लाल आगे हैं। डुल साहब, यूपी में क्या हो रहा है? नहीं, जो मैंने कहा था कि हमारा जो लोकतंत्र का महापर्व इतना बड़ा चला, करीब 70 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में 543 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उसका परिणाम आ रहा है और सबसे बड़ा विपक्षी दल चर्चा में भाग ही नहीं ले रहा। कल तक तो वो इसलिए भाग नहीं ले रहे थे कि वो एग्जिट पोल पर सवालिया निशान उठाते हुए कह रहे थे कि ये फेक हैं, फैब्रिकेटेड है। आज तो परिणाम आ रहे हैं, तो आज परिणाम आते हुए भी कांग्रेस पीछे क्यों हट गई, ये बड़ा चिंता का विषय है। डोल साहब, एक और बड़ी खबर मिल रही है। मैं बता दें अपने दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट इस वक्त का। देखते हैं किस लोकसभा सीट के हवाले से इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के राज बब्बर आगे हो गए। अब ये रुझानों में तब्दीली है। कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर 11,000 वोटों से आगे हैं। अभी गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह पीछे हो गए। अब इससे पहले शुरुआती रुझानों में राव इंद्रजीत आगे थे। फिलहाल का बड़ा अपडेट यह है कि कांग्रेस के राज बब्बर 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर। जी डुल साहब, आएंगे चर्चाओं पर वापस। तो मेरा ये कहना था, रही आम आदमी पार्टी की बात, वीरेंद्र भाई बहुत बड़ी बातें कह रहे थे और मेरे पर सवालिया निशान उठा रहे थे कि मैं दिन में सपने देख रहा हूं और इस प्रकार की बातें कर रहा हूं। लेकिन मैं उनसे 2-3 प्रश्न ही पूछ रहा था कि क्या उनका जन्म जिस भ्रष्टाचार और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने के उपरांत उनकी पार्टी का जन्म हुआ था, तो आज उन्होंने उनके साथ समझौता करने की ऐसी कौन सी बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी कि उनको इस देश में उनके साथ ही समझौता करना पड़ा, जिनके बारे में सबसे बड़े सवालिया निशान किए, प्रश्न चिन्ह उठाए। और संजय सिंह को तो ये जानते होंगे, संजय सिंह ने जिस प्रकार से राज्यसभा में से बाहर आकर के बयान दिए थे, वो बयान भी जग जाहिर है। और उन्होंने भी जितना कांग्रेस को और अपना समाजवादी पार्टी को, तेजस्वी को, ममता को, अखिलेश को जितना उन्होंने कोसा था, उसके बावजूद भी ये वहां पर जाकर के समझौते कर रहे हैं। और जिस आम आदमी पार्टी के चरित्र को लेकर के इनकी पार्टी बनी थी और इनके बड़े अपडेट का सारन फिर बजा। एक बार बड़ी खबर एक और दे रहे हैं अपने दर्शकों को। देखते हैं किस चीज के हवाले से है। शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं लगातार। यूपी में शुरुआती रुझानों में बड़े उलटफेर के संकेत, बड़ी तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। यूपी में शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन एनडीए से शुरुआती रुझानों में आगे है। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए शुरुआती रुझान खुशखबरी लेकर आए हैं। यूं कहिए कि यूपी में शुरुआती रुझानों में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। डुल साहब, अपनी बात पूरी करें। जिन अपने मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में राजकाज संभाला और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि मैं अपनी जो नीली वैगनार थी उसी से गाड़ी में जाऊंगा, मुख्यमंत्री कार्यालय जाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, दफ्तर नहीं लूंगा, सरकारी आवास नहीं लूंगा। आज उसी अरविंद केजरीवाल ने घोटाले में 42 करोड़ रुपए अपने घर पर रेनोवेशन के लिए लगाए। नया घर नहीं बनाया, 42, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि 42 करोड़ रुपए रेनोवेशन के लिए लगाए हैं।
और इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया जिसमें बार बार इन लोगों ने ये कहा कि ना तो मनीष सिसोदिया का कोई हाथ था, ना सत्येंद्र जैन का किसी लेकिन उनकी मामले में। दलील है कि क्या साबित हुआ है शराब घोटाले में। आएंगे आपके पास एक बार फिर से। तो ये बड़ा अपडेट एक और हमें मिल रहा है, देखते हैं किस सीट के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है नतीजों को लेकर। माफ कीजिएगा, ये बड़ा अपडेट शेयर मार्केट को लेकर है। यहाँ बड़ा झटका लगा है शेयर मार्केट को शुरुआती रुझान के बाद। शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती रुझानों के बाद निफ्टी 700 अंक तक गिर गया है और सेंसेक्स 2000 पॉइंट्स तक गिर गया है। शेयर मार्केट के हवाले से बड़ा अपडेट इस वक्त का दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों की वजह से शेयर मार्केट में ये बड़ी तब्दीली आई। डुल साहब, अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने अपने आप को बड़ा साफ छवि का नेता बताया, पिछले कई दिनों से जेल में हैं और कल शाम को जाने से पहले परसों जब वो गए 2 तारीख को, उन्होंने बड़ा प्रोपोगेंडा किया, हनुमान मंदिर गए, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, माँ बाप का आशीर्वाद लिया कि जैसे कोई आदमी जो है बहुत बड़ा काम करने जा रहा हो, और पूरा का पूरा मीडिया हाइप दिखाया। एक और बड़ी खबर है हमारे पास, बड़ा अपडेट एक और दे रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखते हैं क्या है बड़ी खबर इस वक्त की। बता दें आपको कि अंबाला लोकसभा सीट पर 6000 वोटों से वरुण मुलाना आगे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण मुलाना लीड ले रहे हैं 6000 वोटों से अंबाला लोकसभा सीट पर। हरियाणा की अंबाला लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना आगे हैं और मार्जिन फिलहाल 6000 वोटों का। जाएंगे ढोल साहब के पास एक बार फिर आपके सवालों के जवाब देने के लिए। वीरेंद्र शर्मा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ढोल साहब ये कौन नहीं करता, कौन नहीं लेता अपने माँ बाप के आशीर्वाद, कौन नहीं करता पूजा पाठ, कौन नहीं जाता मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए? आपको क्यों लगता है कि बाकी कोई और कुछ कर रहा है तो वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? नहीं, आप और आपके नेता करते हैं तो वो प्रोपेगेंडा नहीं है। अच्छे काम के लिए करते हैं ना जी, अच्छे काम कर रहे हैं। उससे पहले जब वो जेल में नहीं जा रहे थे तो हमने कभी परचम वो कहते हैं कि साबित क्या हुआ है आज तक, तो वो जेल में क्यों है? किसी नेता पर कुछ साबित नहीं हुआ आज तक। सुनिए, कमाल की बात देखिए कि सत्येंद्र जैन लगभग पिछले 2 साल से जेल में है, मनीष सिसोदिया लगभग 8। अभी तो इन्होंने जैसे ही इनकी जमानत मिली तो इन्होंने न्यायपालिका पर यह कहा कि न्यायपालिका बढ़िया है। जब इनको जमानत नहीं मिल रही थी तो इन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह उठा दिए। तो कम से कम इनको न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। एक काम जरूर बढ़िया हो गया, जाने से पहले वहां ये लोग अभी 3 आदमी थे, जाने से पहले इन्होंने इतना अच्छा काम करा कि 4था आदमी और ले गया। और जाते जाते अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को दिखाया नहीं, एक ताश की गड्डी भी वो साथ ले गए हैं कि अब चारों लोग बैठ के आराम से। डोल साहब एक बार और रोक रहे हैं आपको। एक और बड़ी खबर है हमारे पास इस वक्त का, बड़ा अपडेट एक और दे रहे हैं अपने दर्शकों को। देखते हैं क्या बड़ी खबर। राहुल गांधी दोनों सीटों पर आगे। कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी आगे हैं और वायनाड सीट पर भी केरल में राहुल गांधी आगे हैं। दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। डुल साहब, मैं जाऊं वीरेंद्र जी के पास आपके सवालों के जवाब लेने के लिए? मेरा एक सवाल और रह गया। एक और रह गया है? पूछिए। मेरा ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी जाते जाते 3 पार्टनर थे जेल में, एक ताश की गड्डी भी लेके गए, वो मीडिया में नहीं दिखाई इन्होंने। विप्लव जो साथ चला गया वो जाकर के 4 पार्टनर हो गए, अब आराम से ताश खेलेंगे और मीडिया में अब देख रहे होंगे कि सरकार कितनी बन रही है। और जो राहुल गांधी का आखिरी रुझान बताया था उस पर भी मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा कि क्या ऐसी मुश्किल आन पड़ी थी कि राहुल गांधी को अमेठी सीट छोड़नी पड़ी? क्या मुश्किल आन पड़ी थी कि पहला चुनाव लड़ने के लिए वो वायनाड गए, जहां पर सनातन धर्म, जिस चीज को लेकर के हमने रामराज की स्थापना की, हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, जिस सेल के लिए हमें 500 साल लगे, उसको बचाते हुए
इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके वायनाड लड़ने जाते हैं, जहां मुस्लिम और क्रिश्चियन ज्यादा हैं। ये उनका सनातन चलिए के ठीक प्रति है, प्रेम ये दर्शाता है। ये तो कोई ये बात ही बहुत नहीं। बड़ा कोई प्रश्न कहीं से है, भी चुनाव और लड़ जब भी सकता है। मौका मिले प्रधानमंत्री गुजरात छोड़ के वाराणसी में आके चुनाव लड़ सकते हैं। वीरेंद्र जी के पास जाऊंगी मैं आपके सवालों को जवाब ले कि वैसे अगर पीएमएलए में को लेकर ऑर्डिनेंस नहीं लाते आप, और 2 साल इतना लंबा अरसा हो गया, यही दलील है आम आदमी पार्टी की भी कि क्यों चार्जेस फिर अप्रूव नहीं करते हैं आप उनके नेताओं पर, और वो ऑर्डिनेंस नहीं आता तो शायद सूरत हाल भी कुछ और होती। वीरेंद्र जी, जितने तमाम इल्जामात आप पर लगे अभी और जो कि अक्सर लगते हैं, और जिन दलीलों में दम भी नजर आता है आपके राजनीतिक विरोधियों को, क्या कहेंगे उन पर आप? मुमताज जी, सबसे पहले तो मैं डोल साहब को ये बता देता हूं कि डोल साहब ने कहा था कि मैं आरोप लगा रहा हूं कि आप दिन में सपने देखने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस चैनल पे मैं देख पा रहा हूं उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए का, अगर एनडीए की बात करें तो 243 सीट पे और इंडिया गठबंधन 245 सीट पे आगे चल रहा है। इसीलिए मैं आधा घंटा पहले ये कह रहा था कि आप लोग दिन में सपने देखने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, उस पर हिट कर रहे हैं आपको चंद लम्हों के लिए थोड़े, तो दैट जितने भी लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और सभी आरओस को जो 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस समय काउंटिंग करा रहे हैं, जहां करीब करीब 65,000 से ऊपर की टेबल्स लगी हुई हैं, हर जगह में उनको कहा गया है कि पोलिंग एजेंट्स को और कैंडिडेट्स को निश्चित रूप से बैठने दें, पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग करें, जो रूल बुक है उसका पालन अक्षरते करें, मतलब एक भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज खैर नहीं है। यानी जो रूल बुक है उसका पालन करें, पारदर्शिता से पालन करें, कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट्स को हर जगह में शामिल रखें, सीसीटीवी फुटेज 24/7 लेते रहें हर प्रक्रिया का, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो जैसे वोट डालने में मेहनत की, उसी तरीके से आज यहाँ भी पूरी पारदर्शिता के साथ वो सब लोग काम कर रहे हैं। सर, अगर किसी तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट मिलती है तो किस तरह का एक्शन आप लेते हैं? हम लोग खुद यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं। हर काउंटिंग सेंटर में एक सेंट्रल ऑब्जर्वर है जो वहाँ बैठा हुआ है, वो सर्टिफाई करेगा रिजल्ट को हर राउंड के, उसी के बाद डिक्लेयर होगा। हमारा एजेंट है वो, हमारे मतलब आईज एंड ईयर्स वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके सबके कॉन्टैक्ट में हैं। और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को बताएंगे, कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हैं वो लोग, और हमारे पास आएगी बात तो उसको इमीडिएट ठीक करेंगे। कोई गलती करने की संभावना नहीं है, सबको सख्त हिदायतें दी गई हैं। लेकिन अगर कोई कहीं से किसी को शक है, कोई शिकायत आती है तो बताएं हमें, एविडेंस के साथ हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करें। तो अपडेट कैसे कर रहे हैं वेबसाइट वगैरह पे जो लोग देख रहे हैं, आप बता रहे हैं? वो कंटिन्यूस अपडेट हो रहा है, वो डायरेक्ट डाटा फीड करते हैं सेंटर से, हर टेबल से, और हर राउंड के बाद वो कंटिन्यूस फीड हो रहा है। और कब तक सब तस्वीर साफ हो जाने की? अब ये तो शुरू हो गया है, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, 9 बज चुके हैं। सारी टीम हमारी रात भर 2-3 दिन से यहीं काम कर रही है, सो रही है यहीं पर, और आ जाएगा, अब धीरे धीरे खुल ही जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की, इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है हमें, बड़ी खबर है, देखते हैं क्या बड़ी खबर है इस बार। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में फिलहाल बराबर की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के मुकाबले, अंबाला से वरुण मुलाना आगे चल रहे हैं। तमाम लोकसभा सीटों की तस्वीर आपको बता रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, और गुरुग्राम से कांग्रेस के राज बब्बर आगे चल रहे हैं। कांटे का मुकाबला है हरियाणा में इस वक्त। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। सिरसा से कुमारी सैलजा आगे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। सोनीपत से भी कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में फिलहाल बराबर की टक्कर है। शुरुआती रुझानों में करनाल से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगे चल रहे हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा पीछे हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में बराबर की टक्कर है इस वक्त का बड़ा अपडेट। जी वीरेंद्र शर्मा जी, अब आएंगे आपके पास। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और यकीन दिलाया देश को कि पारदर्शी तरीके से मतगणना को अंजाम दिया जा रहा है। वीरेंद्र जी, जी, तो मैं डोल साहब को यही बताना चाह रहा था कि ये जो सुबह सुबह अतो उत्साहित होकर के बैठे थे, तो अब हरियाणा और पूरे देश की जनता ने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी की जन कल्याण के लिए कितने काम किए हैं पिछले 5 साल में, और हरियाणा सरकार ने कितने काम किए। हरियाणा में बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगी।
उसके बाद में ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हनुमान जी की पूजा करने के लिए गए, अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर के गए। देखिए अभी कितनी। वीरेंद्र जी माफी के साथ रोक रही हूं आपको एक बार फिर। बड़ी खबर एक और अपने दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं। महा कवरेज का वादा था, हर अपडेट को सबसे पहले पहुंचाने का वादा था, वो हम निभा रहे हैं। झज्जर जिले की चारों विधानसभा सीटों में दीपेंद्र हुड्डा को बम्पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। पहले राउंड में दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं और झज्जर जिले की चारों विधानसभा सीटों में बम्पर बढ़त मिल रही है। दीपेंद्र हुड्डा को इस वक्त 12,477 वोटों की लीड से आगे हैं दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा को बढ़िया मार्जिन के साथ लीड मिल रहा है अभी इस वक्त शुरुआती रुझानों में। वीरेंद्र जी, तो डोल साहब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा करी। अब इसमें बताइए कौन सा गलत है? ये पूरे प्रदेश और पूरे देश के लोग अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, कोई नया काम करते हैं, कोई उनके ऊपर इस तरह का कोई क्राइसिस आ जाता है तो अपने इष्ट देवताओं को याद करते हैं। उन्होंने एक सिंपल तरीके। वीरेंद्र जी फिर मिलते हैं आपको। एक और बड़ी खबर है हमारे पास, एक और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। खबरें अभी तक के दर्शकों को गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को बढ़िया बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है गुरुग्राम लोकसभा सीट पर। राज बब्बर करीब 17,000 वोटों से आगे। बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पीछे हैं और राज बब्बर फिलहाल करीब 17,000 वोटों से आगे। वीरेंद्र जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इलेक्शन के कन्विंसिंग करने के बाद कन्याकुमारी में जाते हैं और वहां पूरे कैमरा और सबके तामझाम के साथ में वो अपनी फोटो शूट करवाते हैं, अपनी वीडियो शूट करवाते हैं। अगर आपने किसी तरह का कोई चिंतन मनन करना है, आपने अध्यात्म में जाना है, तो आपने वीडियो और कैमरा की क्या आवश्यकता है? अरविंद केजरीवाल जी तो एक मंदिर में गए हैं जो पब्लिक पैलेस है, और प्रधानमंत्री जी एक ऐसे स्थान पे जाते हैं जहां पब्लिक पैलेस नहीं, और उसके बावजूद भी वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग करवाते हैं, फोटो शूट करवाते हैं। तो ये पूरे देश की जनता जानती है कि प्रोपेगेंडा कौन करता है। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी के आस्था के ऊपर। अगर वो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, उसको ये प्रोपेगेंडा कहते हैं। दूसरा मैं बता देता हूं ढोल साहब को, इन्होंने कहा कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। उसके बावजूद, ये कहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देने के बावजूद उनको ये लगा कि इन चीजों के बगैर काम नहीं चल सकता, तो पब्लिक में जाकर के कहा कि अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं सारी चीजें लूंगा। और दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से उनको जिता करके दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था वो आप देख लीजिए। भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल कर लेते हैं, हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, एक भी रुपया नहीं आता है, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े शहर बनाऊंगा, कुछ भी नहीं बना पाते हैं। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, कुछ भी नहीं होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो जो कहा था पूरा किया क्या? इनसे पूछ लीजिए एक बार। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि गाड़ी नहीं लूंगा, उसके बाद इस्तीफा दिया और नई सिरे से सरकार बनाई, जनता के बीच में गए और सारी चीजों में सहमति थी और अच्छे बहुमत से सरकार दी। उसके बाद इन्होंने इलीगेशन लगाए, एमएलए एक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अमेंडमेंट किया, उस अमेंडमेंट के तहत इन्होंने ईडी ने विरोध किया, जिससे हमारे को बेल ग्रांट नहीं हुई। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी से एक सिंगल पैसा रिकवर नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल जी बाकी नेताओं से भी पैसा रिकवर नहीं हुआ। अगर ऐसा ही इनके पास कुछ था तो वो चेन जो बनती है क्राइम की, वो दिखाते कि वो पैसा कहाँ गया, किसने यूज किया, किसके अकाउंट्स में गया, प्रॉपर्टी परचेज करी। तो भारतीय जनता पार्टी या इनकी जो संस्थाएं थी, कुछ भी वो चीजें साबित नहीं कर पाई, और फिर भी अरविंद केजरीवाल जी को अभी जेल में भेज दिया। हम सम्मान करते हैं कानून का, हम लोग अरविंद केजरीवाल जी सरेंडर कर दिया और वो चले गए। डोल साहब से जवाब ले प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है वीरेंद्र जी, डोल साहब के पास जाते हैं। किशन डोल साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने इनको कहा कि फिर ये दोबारा से न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जब कुछ भी नहीं मिला, सब बेकसूर है, तो फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चाहे वो इनके वित्त मंत्री सत्येंद्र जैन जी हैं, चाहे वो इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं, और चाहे अब वो, इसका मतलब तथ्य है, ट्रेल है, प्रस्तुतिकरण बताया गया है, पैसों का लेन देन का कोर्ट के सामने एविडेंस दिए गए हैं, तभी तो जमानत नहीं मिल रही।
नहीं तो क्या किसी भी न्यायपालिका में किसी बेकसूर आदमी को इतने दिन तक आप जेल में रख सकते हैं क्या? और वो भी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री। और नैतिकता की बात होती है, जो नैतिकता की बात करते तो जेल में जाने से पहले त्यागपत्र दे करके क्यों नहीं गए? उसमें क्या दिक्कत है? आप आते बेकसूर होकर के आते, सरकार चलाते। आपने भारतीय जनता पार्टी ने ये अमेंडमेंट किया पीएमएलए एक्ट के अंदर कि जब तक के ईडी विरोध करेगी तब तक कोई भी अदालत उनको बेल ग्रांट नहीं कर सकती। ये आपके अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है। जब तक ईडी विरोध करती रहेगी तब तक कोई भी कोर्ट इसका मतलब हमने चुनाव के ठीक है, आप दोनों को रोक रहे हैं हम। बड़ा अपडेट और हमें मिल रहा है यहाँ। एक और बड़ी खबर है इस वक्त की, देखते हैं क्या बड़ा अपडेट है हमारे दर्शकों के लिए। हमारे पास अभी मैनपुरी सीट से डिंपल यादव आ गए, रायबरेली सीट से राहुल गांधी आगे हैं। यूपी से देना आपको ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। और इधर हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी पीछे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हैं। ये हॉट सीट्स का जिक्र कर रहे हैं हम। हॉट सीट्स के हवाले से दे रहे हैं आपको बड़ा अपडेट। मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रही हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी आगे हैं। और यूपी में इलेक्शन कमीशन के रुझानों में समाजवादी पार्टी 31 सीटों पर आगे है और बीजेपी 32 सीटों पर आगे है। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से रुझान आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी 31 सीटों पर और बीजेपी 32 सीटों पर आगे है उत्तर प्रदेश में। वापस आएंगे अपनी चर्चाओं पर कृष्ण डुल साहब। देखिए, ये जो रुझान आ रहे हैं, अब मैं प्रति आरोपों पर नहीं जाता, मैं कुछ रुझानों पर जाऊंगा क्योंकि फिर ये डिबेट का मेरे वाला समय खत्म हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि जैसे अभी जो रुझान दिखाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही है, ये जैसे मैंने शुरू में भी कहा था और मैं अंत में भी, आपका जब समापन होगा तो उस वक्त भी मैं आपके चैनल पर लगातार लाइव रहूंगा। क्लोजिंग के समय तक मेरा स्लॉट आपने दिया हुआ है और आपके पास ही आऊँगा। शायद वीरेंद्र जी उस वक्त नहीं होंगे क्योंकि वो हो सकता है किसी दूसरे चैनल पर हो, लेकिन ये तय है कि जो जनादेश आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रहा है और जो हमने काम किए थे इसलिए आ रहा है। एक और बड़ी खबर है हमारे पास, देखते हैं क्या है बड़ा अपडेट इस वक्त। बड़ी खबर एक और, फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कृष्णपाल गुर्जर आगे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर आगे हैं, 1760 वोटों से आगे हैं फिलहाल। कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह पीछे। ये फरीदाबाद लोकसभा सीट से बड़ा अपडेट हमने दिया। जी डुल साहब, अपनी बात पूरी। देखिए मुमताज, ऐसा है ना, ये जनता है, ये सब जानती है, ये ना तो किसी के बहकावे में आती है। अब इतनी पहले तो मेरे जो दोनों साथी जेजेपी और आईएनएलडी के हैं वो बहुत देर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। और फिर उन्होंने बताया, एक साथी ने बताया केंद्र का मुद्दा है, एक साथी ने कहा कि केंद्र का मुद्दा है तो तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने इस्तीफा दे करके, तो आज उन्होंने जब किसान आंदोलन के फेवर में आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था और वो इतने किसानों के हितैषी और किसान उनके साथ हैं, खिलाड़ी उनके साथ हैं, तो उनकी 10 सीटें आनी चाहिए। उनको तो किसी के टेंशन में लेने की जरूरत ही नहीं, क्यों उनकी 10 की 10 पर जमानत जब्त हो रही है। ये बड़ा विषय है और ये जो चुनाव है, ये चुनाव प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। एक और बड़ी खबर है डोल साहब हमारे पास, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। क्या है बड़ी खबर, जानते हैं। अभी सिरसा से कुमारी सैलजा बड़ी बढ़त की तरफ नजर आ रही है। सिरसा में बड़े मार्जिन के साथ लीड करी कुमारी सैलजा, 18,501 वोटों से आगे हैं कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा सिरसा लोकसभा सीट पर। अभी तक सैलजा को कुल 40,725 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को अभी तक 22,224 वोट मिली। बड़ी बढ़त के साथ कुमारी सैलजा आगे। जी कृष्ण डुल साहब, तो मैं यही कह रहा था कि जब प्रदेश का चुनाव होता है तो वो विधानसभा का चुनाव होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, राष्ट्रीय बातों को लेकर के चुनाव है, केंद्र की नीतियों का चुनाव है। तो इसमें तो इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी का ना कुछ बटना, ना कुछ आना, ना कुछ जाना। इनके 10 के 10 कैंडिडेट की तो आईएनएलडी की पूरी तरह से जमानत जब्त है। उनके पास एक ही नेता अभय सिंह, एसवाईएल का पानी लेने गए थे, वहां नहर खोद करके वापस आ गए। जेजेपी के बड़े नेता जो बार बार कहते थे कि हमने
बहुत अच्छा शासन किया, हमारे पास आए थे 2 सीट लेने के लिए, हमने मना कर दिया, तो आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। कभी भी अब तक की पूरी 70 दिन की डिबेट में इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम ये वाली सीट जीतने का दावा रखते हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है डिबेट्स में कि हमने मजबूती से चुनाव लड़ा, हमने मजबूती से चुनाव लड़ा। अब मजबूती कितनी लड़ा। एक और बड़ी खबर है अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास बड़ा अपडेट एक और दे रहे हैं। मतगणना जारी है देश भर के काउंटिंग सेंटर्स पर, और इस बीच क्या बड़ा अपडेट है आपको बता रहे हैं। यूपी में रुझान के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। यूपी में 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर लीड ले रहा है यूपी में। रुझान के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है और एनडीए के लिए मायूसी सी लाई है खबर। देखते हैं, अभी तो शुरुआती रुझान है, नतीजे क्या कहते हैं। अब्दुल साहब, आपकी बात अगर मुकम्मल हो गई तो बस मुझे मैं फिनिश बाकी करता मेहमानों के हूं, मैं पास फिनिश जाना। करता हूं मुमताज कि हमारा ये जो अभी पहले का राउंड आया है, अभी इस राउंड में हो सकता है किसी ऐसे जगह के जो परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, जहां पर्टिकुलरली एरिया में किसी एक का होल्ड है। जैसे अभी आपने देखा है कि राज बब्बर जी जो हैं वो आगे चल गए हैं, तो अभी हो सकता है मेवात साइड की बेल्ट खुल रही हो, रुझान आ रहे हो। और किसी पर्टिकुलर पे जैसे अभी आपने बताया कि भिवानी से रावदान सिंह आगे चले गए हैं, वरुण मुलाना आगे चले गए हैं, हो सकता है मुलाना कॉन्स्टिट्यूंसी के ही वोट निकल के या रुझान आए हो। तो मेरा किसी भी रूप में ये कहना कि आज अभी, और मैंने कहा कि ये देश की जनता है, ये थोड़ा थोड़ा मीठापन तो देगी ना। जैसे अभी आपने एक रुझान बताया कि नरेंद्र भाई मोदी काशी से पीछे चल रहे हैं, तो कुछ समय के लिए चाय पीने का एक और बड़ी खबर दे रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को अभी तक 27,052 वोट मिले हैं, ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा को अभी तक 9,344 मत मिले। तो दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा से 17,708 वोटों से लीड ले रहे हैं। ठीक है अब्दुल साहब, आपकी बात नहीं, मेरी लास्ट बात रहेगी। मेरा मुमताज ये कहना है, मुझे। हाँ बस मैं फिनिश कर दूं। मेरा ये कहना है कि मैं हरियाणा पर अगर बात करूं, चूंकि हरियाणा पर ही हम ज्यादा बात कर रहे हैं, हरियाणा में शुरू से लेकर के जो हमारे एग्जिट पोल आए उनके मुताबिक हम 2 सीटों पर मुकाबले में हैं, जहां पर एग्जिट पोल ने हमें हारा हुआ दिखाया है, जो रोहतक और सिरसा की है। ज्यादातर 8 सीटों पर हमें जीता दिखाया है और 2 सीटों पर हारा दिखाया। उन्हीं 2 सीटों पर जो मतदान के अभी जो आंकड़े रुझान आए, उसी में जो लीड है वो दीपेंद्र हुड्डा जी की लीड भी बढ़ रही है और शैलजा की भी लीड बढ़ रही है। इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का जबरदस्त कांटे का मुकाबला है। परिणाम जो भी आएगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन मेरा अपना ये ओपिनियन है, मानना है कि हम शाम होते होते जो परिणाम आएंगे हम उसमें सुखद होंगे और हम 10 सीट भाजपा हरियाणा में जीतेगी और 1 सीट जो हमारी नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं वो भी हम जीत पाएंगे। हाँ, रोहतक और सिरसा वहां पर जीत का मार्जिन जो है वो बहुत ही कम रहने वाला है। लेकिन जीतेंगे आप, ये भरोसा सबको है। पिछली बार भी 7500 वोटों से हम दीपेंद्र हुड्डा से जीते थे। लोकतंत्र ये हमें इख्तियार देता है कि हम ये यकीन रखें कि जीत हमारी होगी। अर्जुन सुडैल साहब, आपके पास आ रही हूं मैं। ढोल साहब कह रहे हैं कि सभी सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल की तो जमानत जब्त हो रही है। अगर आप इतने ही बड़े हितैषी थे किसानों के, पहलवानों के, खिलाड़ियों के, उन्हें पहले से मालूम है कि जमानत जब्त हो रही है आप लोगों की। देखिए, उन्हें क्या किसी को भी मालूम नहीं है अभी क्या क्या होना। अभी तो रुझान आए हैं, अभी तो कोई नतीजा आया ही नहीं, अभी तो शाम तक नतीजे आने हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी राहुल गांधी को वहां क्यों जाना पड़ा, उनको वहां क्यों जाना पड़ा। तो आपको क्यों हरियाणा प्रदेश में उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे? आप नवीन जिंदल जी को कोयला चोर से 35 मिनट में कोहिनूर बना करके कुरुक्षेत्र ले आए। इसी तरह से और उम्मीदवार थे ही नहीं, दूसरी पार्टी से सारे उम्मीदवार लेकर आए हैं। कुरुक्षेत्र सीट की अगर मैं बात करूं तो कोयला चोर से 35 मिनट में कोहिनूर बना दिए। जिनको देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि तिजोरी में कोयला रखा हुआ है, कोयला चोर है, हम इनके खिलाफ ये करेंगे। तो क्या वो पाक साफ हो जाते हैं क्या? वॉशिंग मशीन में डाल के पाक साफ हो जाते हैं क्या? तो ये तो कौन कहाँ जा रहा है, कौन कौन किसको ले रहा है, ये सबको पता है, पूरा देश देख रहा है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है
और अभी नतीजे आने दीजिए, देखिए क्या क्या होता है। अभी तो रुझान है। वीरेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल तो कह के भी गए थे, हरियाणा में ही उन्होंने ये भाषण दिया था कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है उसको चौराहे पे तोड़ूंगा। बयानबाजी बिल्कुल, अभी डोल साहब भ्रष्टाचार के भी पीछे बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हमारे आम आदमी पार्टी पे तो कोई चीज सिद्ध नहीं कर पाए, कोई भी एजेंसी इतनी बड़ी बड़ी, और बहुत इनको विश्वास है उन एजेंसियों के ऊपर। हमारे ऊपर कोई भी किसी तरह का आरोप वो सिद्ध नहीं कर पाए कोर्ट में भी, लेकिन बिल्कुल सत्यता से कह के गए थे और पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, मान सम्मान दिया था। उसी के भरोसे की बदौलत अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ये जो भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी की जो मशीन है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के कई लाख करोड़ रुपए के आरोप लगाए और उसी को अपने साथ मिला लिया और तुरंत उसको बेदाग कर देती है, ऐसी इनकी एक शातिर मशीन थी। तो उस मशीन को तोड़ने का काम अरविंद केजरीवाल तो एक माध्यम है, अरे उसके हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी उस मशीन को तोड़ने का काम। पूरे देश की जनता ने ये समझ लिया था कि ये सारी चीजें फर्जी हैं, जुमलों की सरकार है, झूठ का एक पिटारा है, और भारत की जनता को ये बखूबी ये सारी चीजें अच्छे तरीके। एक और बड़ी खबर है वीरेंद्र जी हमारे पास, अपने दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट इस वक्त का दे रहे हैं हम। देखते हैं ये खबर किसके लिए मायूसी और किसके लिए खुशी लेकर आई है, जानते हैं क्या अपडेट है हमारे पास अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने अपनी बढ़त बढ़ा ली है। राज बब्बर 25,462 वोटों से आगे हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर। कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर को अभी तक 35,757 वोट मिले। अहम अपडेट इस वक्त का, गुरुग्राम लोकसभा सीट से दे रहे बीजेपी के रावनजीत सिंह को अब तक सिर्फ 10,295 वोट मिले। अपनी बढ़त भी बढ़ा ली है राज बब्बर ने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए मुमताज जी, 543 की 43 सीटों के रुझान सुबह सुबह आ चुके हैं, 9:30 बजे के आसपास, 9:45 बजे के आसपास, और सारी सीटों के रुझान यही साबित करते हैं कि हरियाणा और पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। अभी डोल साहब कह रहे थे कि शाम होते होते तो ये रुझानों में और भी इजाफा होगा इंडिया गठबंधन की तरफ। तो निश्चित तौर पे जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, जैसा इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि जो एग्जिट पोल में गुमराह करने का काम किया था वो सरकारी एग्जिट पोल था, और अब आने वाला जो समय होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा और भारत की जनता। एक और बड़ी खबर का इशारा मिल रहा है, एक और बड़ा अपडेट है हमारे पास, जानते हैं क्या है इस वक्त की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग बड़े अपडेट तमाम लगातार हम पहुंचा रहे। कुरुक्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं। सुशील गुप्ता करीब 2000 वोटों से लीड ले रहे हैं अभी तक के रुझानों में। कुरुक्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता आगे हैं तकरीबन 2000 वोटों से। ये शुरुआती नतीजे आपको बता रहे हैं। लीजिए वीरेंद्र जी, कुरुक्षेत्र सीट पर लगातार आपको खुशखबरियां मिल रही हैं, अब अपनी बात पूरी करें। कुरुक्षेत्र सीट से निरंतर सुबह से ही सुशील गुप्ता जी आगे हैं, और अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट अपडेट देखेंगे तो काफी हजार वोटों से सुशील गुप्ता जी आगे हैं। अब इसमें इस बार का जो इलेक्शन रहा है मुमताज जी, वो इलेक्शन जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहा है, नरेंद्र मोदी जी के बीच रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक ही चेहरे के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। नरेंद्र मोदी जी एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे जो उन्होंने भरसक प्रयास किए, और तमाम प्रयासों के बाद भी हर रैली के अंदर, हर जलसे के अंदर उन्होंने एक अलग नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई नैरेटिव नहीं बना पाए। सबसे बड़ी विफलता भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री जी की ये रही है कि वो इस इलेक्शन में कोई भी बड़ा नैरेटिव नहीं बना पाए, और जो इंडिया गठबंधन का था पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक उन्होंने अपने नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ा। आम जनता के मुद्दे उन्होंने उठाए, उन्होंने गरीब आदमी के मुद्दे उठाए, महिलाओं के उठाए, खिलाड़ियों के उठाए, किसानों के उठाए, और वो अपना नैरेटिव बनाने में सफल रहे। और इस इलेक्शन के अंदर लोकल मुद्दों पे ये इलेक्शन लड़ा गया, नेशनलाइज इसको नहीं कर पाए भारत के प्रधानमंत्री जी, और उसी का खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है ढोल साहब, आप काफी देर से डिसएग्री कर रहे थे, असहमत हो रहे थे वीरेंद्र जी से, आएंगे आपके पास, लेकिन एक और बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। मनोहर लाल को अभी तक 60,705 वोट हासिल हुए। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को अभी तक 49,939 वोट मिले।
तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करीब 10,766 वोटों से लीड ले रहे हैं करनाल लोकसभा सीट पर। जी ढोल साहब, आती हूं आपके पास। काफी असहमत नजर आ रहे थे आप वीरेंद्र जी की बातों से। आएंगे ढोल साहब आपके पास। एक और बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त की अपने दर्शकों को। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे हो गए। शुरुआती नतीजों में पीएम पीछे थे पहले राउंड में, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 416 वोट से आगे आ गए। वाराणसी सीट से पीएम मोदी को बढ़त मिली है 416 वोटों से, अभी आगे हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ा अपडेट था इस वक्त का सबसे बड़ा। जी ढोल साहब। जी मुमताज, इस प्रकार के ब्रेक आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। और अभी जो मेरे भाई वीरेंद्र कह रहे थे, तो मैं उनको यही कह रहा था कि शाम का स्लॉट हम इकट्ठा कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग एक दूसरे की जगह भी बैठ करके चले गए और शाम को परिणाम आए तो इनकी पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता होगा। कांग्रेस तो आज आने से रही, वो तो आएगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि परिणाम क्या रहने वाला है। और अगर मान लो अपने वीरेंद्र भाई अभी कुछ बात कह रहे थे और भ्रष्टाचार की बात करते हुए इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर कोई आरोप पत्र हम साबित नहीं कर पाए, तो मैंने बार बार यही कहा कि सत्येंद्र जैन जी लगातार 2 साल से जेल में क्यों हैं, मुख्यमंत्री जी जेल में क्यों हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री जेल में क्यों है, और अब अगर जमानत इन्होंने कहा कि हमने पीएमएलए में नई अमेंडमेंट कर दी थी तो उनको अभी जमानत क्यों मिली। तो ये ज्यादा कंट्रोडक्टरी वाली जो बातें हैं, एक बार वीरेंद्र जी से पहले पूछिए, फिर मैं दोबारा अपना प्रश्न पूछूंगा। मेरा ये पढ़ना वीरेंद्र भाई, अभी जो जमानत मिली थी इसका मतलब आप क्या कहते हैं कि ईडी ने उसका विरोध नहीं किया था? या उनको जमानत मेरिट बेस पर मिली थी? जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ जुड़ गया हूं अब, और लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं निकलकर। बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं इसमें बहुत कुछ कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और हरियाणा की अगर हर एक सीट की अगर बात करें तो दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। सुटेल जी हमारे साथ हैं, शर्मा जी हमारे साथ हैं, वीरेंद्र शर्मा जी और कृष्ण ढुल जी। कृष्ण ढुल जी, हरियाणा को लेकर जिस तरह के आंकड़े निकलकर अभी तक सामने आ रहे हैं, नतीजों में आपको क्या? मैं ढुल जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगा। जी ढुल जी शर्मा जी। हाँ जी, ढुल जी मेरे से पूछ रहे थे कि अभी जो जमानत हुई है संजय सिंह जी की, उसमें क्या ईडी ने विरोध नहीं किया क्या, इस वजह से जमानत हुई है? बाकी लोगों की जमानत क्यों नहीं हुई है? शायद ढुल साहब को पीएमएलए एक्ट के बारे में मेरे को लगता नहीं है कि इतना ज्यादा डीप नॉलेज होगा। मैं बता देता हूं ढुल साहब, आप सुन लीजिए, मैं बता देता हूं कि अभी जो प्रोसीडिंग चली थी कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई सॉलिड कोई इस तरह का एविडेंस है तो आप उस एविडेंस पे आइए। अगर आप इसको विरोध करते हैं तो हम विरोध करेंगे, तो हम ऑन मेरिट्स डिसाइड करेंगे। और जब ऑन मेरिट्स डिसाइड करेंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पूरे के पूरे बाकी जो केस हैं उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़े। तो इसमें ईडी ने संजय सिंह